डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शीबा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे कुछ करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ग्रेजुएट के बारे में, उनके करियर के बारे में और जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। हम लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं। हमारा ये चुनना मुश्किल होता है कि अगर हमने लॉ लिया तो लॉ से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं या कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिनमें बैठ सकते हैं और जिनमें अपीयर हो सकते हैं और जिनको करने के बाद हम एक अच्छी जॉब पे, एक अच्छे प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ उसी पे बात करेंगे। बाकी की मेरी वीडियोस के लिए जो कि यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी की वीडियोस हैं, ऑप्शनल सोशियोलॉजी यूपीएससी, एनटीए यूजीसी नेट की जो वीडियोस हैं, सोशियोलॉजी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए जो वीडियोस हैं, उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। और फ्री बुक्स के लिए जो कि हर कोर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट कोर्सेज हैं वहाँ पे, पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं, उनके लिए आप www.mysocialbliss.com पे जाके फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन रीडिंग। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप तक फ्री लेक्चर्स पहुंच सकें जिनमें कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सकें, या फिर करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो वीडियोस होती हैं उनसे इंफॉर्मेशन, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप तक पहुंच सके। तो इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में या स्टूडेंट सर्किल में इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम वीकली 2 से 3 या 4 वीडियोस को डालूं ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और लेक्चर्स जो हैं आपको मिलते रहें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ग्रेजुएट करियर प्रोस्पेक्ट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्टडी ऑफ लॉ है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, करियर ऑप्शंस उसमें क्या क्या हैं, और जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस क्या क्या है और एग्जाम्स जो हैं वो किस तरीके का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक राइट करियर को चुनना, सो पिकिंग द राइट करियर इज अ वेरी स्ट्रेसफुल डिसीजन। एक बहुत ही स्ट्रेसफुल डिसीजन है एक सही करियर को चुनना ताकि हम अपनी लाइफ को ट्रैक पे रख सकें और एक लाइफ में और अपना फ्यूचर हम बना सकें, अपना करियर बना सकें। सो पिकिंग द राइट करियर इज अ वेरी स्ट्रेसफुल डिसीजन। आफ्टर ऑल देयर सो मच टू कंसीडर। सो द लॉ प्रोफेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड प्रोफेशन इन द कंट्री। तो सर्विंग एसेंशियल पर्पस इन सोसाइटी। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लॉ का ये जो करियर है बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छे प्रोफेशन के रूप में सामने आ रहा है क्योंकि लॉ में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ चुके हैं। हम बीबीए लॉ की तरफ जा सकते हैं, बीए लॉ कर सकते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, बीकॉम लॉ, बीबीए लॉ या बीए लॉ के जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जिसमें कि हमारा 1 साल बचता है, जो कोर्स जिसको कि हम 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद जो हम लॉ की डिग्री 3 इयर्स की लेते थे वो डिग्री हम 5 इयर्स में ही कंप्लीट कर पाते हैं, जिसमें हम बीए प्लस एलएलबी या बीकॉम प्लस एलएलबी या बीबीए प्लस एलएलबी जो है उन कोर्सेज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो बीए प्लस एलएलबी या बीबीए प्लस एलएलबी दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, दोनों के करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, या किस तरीके का सब्जेक्ट या कोर्स हम किस तरीके के पढ़ते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है बीए वर्सेस बीबीए एलएलबी के लिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। सो द law profession is one of the most widespread profession in the country, so serving an essential purpose of the society. So professionals maintain a balance between the legislature, executive, the judiciary. So career after law opens various opportunities for graduates where they can apply their skill and create a more significant impact. So it is a reputable field where law professionals get a tremendous amount of respect for their work. They interact with various people from every stratum of society and develop a deep understanding of human nature. So they can create a rapport with the people they cross path with that is inexplicable. तो लॉ जो करियर है वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है जहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक अच्छी रैपो बनाते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं और अपने जो सर्विस है सोसाइटी के लिए हम उनको
दे पाते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉ कोर्सेज के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे आगे आते हैं, हम किस किस लाइन में जा सकते हैं, कौन कौन से जो प्रोफेशंस हैं उनको हम चुन सकते हैं, लॉ से रिलेटेड कौन कौन से करियर हैं हमारे। तो बेस्ट करियर ऑप्शंस इन लीगल इंडस्ट्री में हम देखेंगे, सबसे पहले तो क्रिमिनल लॉयर का हो जाएगा। तो क्रिमिनल लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट्स इन कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस। तो दे रिप्रेजेंट केसेस इन द कोर्ट फॉर देयर क्लाइंट इन द लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। So criminal lawyers argue the client's case in front of the judge, question witness and the people related to their case and review evidence। जैसा हम जानते हैं कि क्रिमिनल लॉयर्स हों चाहे सिविल लॉयर्स हों, डिफरेंट लॉयर्स जो हैं उनका काम होता है जो अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करते हैं कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। तो दिस फील्ड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। यू मस्ट ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ओरेशन स्किल। ओरेशन यानी आपका जो बोलने का जो है, जिसके लिए हम लोग बार बार जो है कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कराते हैं, उसमें मूट कोर्ट बच्चों को देते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो ओरेशन की जो स्किल है उनको डेवलप किया जा सके, सुधारा जा सके। सो एज यू नीड टू प्रेजेंट योर क्लाइंट केस एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल। सो क्रिमिनल लॉयर्स आर एक्सपर्ट्स एट कंडक्टिंग रिसर्च, परफॉर्मिंग लीगल एनालिसिस एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। तो क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं उनका जो ओरेशन स्किल होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ताकि वो अपने क्लाइंट से सही तरीके से स्ट्रांगली जो है केस को उनके डिफेंड कर पाते हैं और स्ट्रांगली पीपल के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके अंदर एक्सपर्टीज होते हैं। या क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं उनका रिसर्च परफॉर्मिंग जो होता है, लीगल एनालिसिस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेट लॉयर। तो मैंने आपसे बताया जैसे कि BA-LLB या BBA-LLB डिफरेंट लॉयर्स की फील्ड है। अभी चूंकि मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उसमें BBA-LLB की भी फील्ड है, उसमें आपको दो फायदा मिलता है, एक BBA का प्लस LLB का। तो कॉर्पोरेट लॉयर आप हो सकते हैं, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जॉब की तरफ जा सकते हैं या मास्टर्स करके अपने करियर को चेंज भी कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स जो है वो हेल्प करते हैं कंपनीज इन कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर देयर इंडस्ट्रीज। So they are responsible to assisting their clients with all the legal processes related to the company's formation and management। तो कंपनी के फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लीगल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में वो हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट की। सो एज ए कॉर्पोरेट लॉयर यू हैव टू एडवाइज योर क्लाइंट इन क्लेमिंग लायबिलिटी और बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिप्रेजेंटिंग कोर्ट ड्यूरिंग अ ट्रायल। सो कॉर्पोरेट लॉयर्स हेल्प देयर क्लाइंट्स इन रिव्यूइंग एंड सबमिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड है, या आप एक कंपनी या बिजनेस ओन कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से लीगल जो प्रोसेसेस होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं वो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, कैसे हम करें या किस तरीके से हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट से एकदम ओके रहें। तो ये सारे काम जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो ये काम है वो कॉर्पोरेट लॉयर्स करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं जुडिशियल सर्विसेज की तरफ। अगर प्योरली ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहते हैं या प्योरली जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो जज प्रिसाइड्स ओवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो दे गिव द फाइनल वर्डिक्ट ऑन केस आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इवैल्यूएटिंग द लीगल सिचुएशन ऑफ द केस। तो जज की जो पोस्ट है, जुडिशियल सर्विसेज आर अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड करियर इन इंडिया। सो टू परस्यू अ करियर इन द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ इंडिया यू वुड नीड टू अपीयर फॉर द स्टेट लेवल एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। तो जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं जुडिशियल सर्विसेज के, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो जुडिशरी इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी दैट कीप्स अ चेक एंड बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड इट इज वन ऑफ द हाईली रिवर्ड पोजिशन वेयर द जज गेट्स enormous responsibility to deliver justice to people seeking it। तो that bring a lot of respect from the society। तो जुडिशियल जो सर्विस है, जो जजेस की जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है हमारी कंट्री में और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है जहाँ पे बिल्कुल और इस तक पहुंचने के लिए हमें एग्जाम्स में जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो उन एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसको हमें पास करना पड़ता है, तब हम जाके इस रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्टफुल पोजीशन के ऊपर बैठते हैं या इस पोजीशन को अचीव कर पाते हैं।
दूसरा नंबर 4 जो करियर है वो है लीगल जर्नलिस्ट का। तो लीगल जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो इफ यू हैव ए नैक ऑफ राइटिंग देन यू कैन परस्यू अ करियर इन लीगल जर्नलिज्म ऑल्सो। सो लीगल जर्नलिस्ट अटेंड कोर्ट हियरिंग एंड रिपोर्ट द fact directly, or they write articles for publication that they could be online blog, website or social media they can use to publish their paper, or as well as office offline in the newspaper or in the magazine also. So legal journalists might take part in discussions on legal issues, as they have a strong understanding of the law and current affairs, and this field requires a strong communication skill, a strong writing skill. And however, it's also possible for a legal journalist to work in visual media like television, YouTube, extra. आजकल हम लोग देखते हैं कि टेलीविजन या टेलीविजन से ज्यादा हम YouTube पे देख रहे होते हैं कि तो जो विजुअल मीडिया होता है इसका यूज जो है जो लीगल जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपकी राइटिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि और करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ के साथ साथ करंट अफेयर्स की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तभी इस करियर में आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक करियर है लीगल या लॉयर्स के लिए, या जिन लोगों ने लॉ एजुकेशन ली है या लॉ का कोर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद हम आते हैं जो सिविल लॉयर्स होते हैं। जो सिविल लॉयर्स जो हैंडल नॉन क्रिमिनल जो लिटिगेशंस होते हैं, बट देयर ड्यूटीज आर द सेम एज द क्रिमिनल लॉयर्स। लेकिन ये सिविल केसेस देखते हैं, सिविल लॉयर्स जो होते हैं वो टेक ओवर द लिटिगेशन वंस अ डिफेंडेंट हायर्स देम। सो अ सिविल लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केस रिलेटेड टू टास्क सच एज द कम्युनिकेटिंग विद द अदर पार्टीज लॉयर and the judge, interviewing the people related to the case, filing motions, hiring expert witnesses or presenting the case and much more. तो सिविल लॉयर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल ही लॉयर की तरह से केस लड़ते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं, ये सिविल केसेस देखते हैं। चाहे वो जमीन का मैटर हुआ, चाहे वो किसी के मकान का हुआ, चाहे वो कुछ हायरिंग एक्सपर्ट जो है विटनेसेस उनको हायर करना हुआ, या डिफरेंट केसेस को प्रेजेंट करना हुआ, फाइलिंग मोशंस हुआ, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हुआ केसेस। तो इन सारे केसेस को सिविल लॉयर्स जो है वो देखते हैं। सो देयर आर मेनी स्पेशलाइजेशन अमंग द सिविल लॉयर्स, सो द फील्ड इज क्वाइट डाइवर्स, so there is a diversity in this field. So common specialization in this field include the divorce cases, the law divorce law, taxation law or excise law, etc. The some examples of the civil lawyers or civil cases. इसके बाद आते हैं लीगल एडवाइजर। तो वन ऑफ द मोस्ट करियर ऑप्शन इन द लॉ इन लीगल एडवाइजर इज लीगल एडवाइजर। तो लीगल एडवाइजर की जो पोजीशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, और इस पोजीशन पे आप एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप बड़ी कंपनीज के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ते हो। तो एक लीगल एडवाइजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एडवाइजिंग योर क्लाइंट और द लीगल इश्यूज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें एडवाइस करने के लिए, प्रिवेंटिंग लिटिगेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। सो लीगल एडवाइजर्स हैव टू नेगोशिएट विद द अदर पार्टी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, टू एनालाइज द कॉन्ट्रैक्ट्स और द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बहुत ही हाईली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जहाँ पे एक पैकेज जो होता है, अगर आप जिस तरीके की इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ते हैं वहाँ एक नेगोशिएशन इसमें बहुत अच्छा होता है पैकेजेस के लिए। तो ये एक लीगल एडवाइजर जो है बहुत ही अच्छी पोस्ट है, वो एक तो रेपुटेशन के साथ साथ एक अच्छा पैकेज भी आपको यहाँ मिलता है। तो बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है ये लॉयर्स के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई टू लीगल एडवाइजर्स टू प्रिवेंट लीगल डिस्प्यूट्स। सो लीगल एडवाइजर्स यूजुअली ऑफर एडवाइस टू द अपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और एंड वर्क विद देम टू रिजॉल्व एनी लीगल डिस्प्यूट्स दैट अराइज। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो लॉ ग्रेजुएट जो है वो कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें लॉ ग्रेजुएट बैठ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सिविल जज का, यानी जेडी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जो होते हैं यूपीपीएससी पीसीएसजे से होते हैं, आरजीएस के एग्जाम्स हैं, डीजीएस के एग्जाम्स, उसमें एमपीजीएस के एग्जाम्स है, डिफरेंट स्टेट्स में एग्जाम्स होते हैं। सो नंबर 2 पे आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी स्टेट, रेलवे, सीबीआई और आर्मी में इस एग्जाम्स में
में भी आप अपीयर हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकन लाइक एनटीपीसी, जिसमें क्लैट के थ्रू आप जा सकते हो। एंड लॉ में बी ऑप्टेड एज ए ऑप्शनल पेपर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईएएस, पीसीएस एंड आरपीएस, इनमें भी आप लॉ को एज ए ऑप्शनल पेपर चुन सकते हो। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बाय यूपीएससी, इसमें भी आप बैठ सकते हो इन एग्जाम्स में। रजिस्ट्रार बाय यूपी और पीएससी, और लॉ ऑफिसर इन बैंक, आईबीपीएस, बैंक में जो लॉ ऑफिसर होते हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपेयर कर सकते हो। एंड लॉ ऑफिसर बाय द सेबी, तो सेबी में जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड जो बी एग्जाम्स होते हैं फॉर लीगल ऑफिसर, उसके लिए भी लॉ ग्रेजुएट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जाम्स के लिए भी लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर हो सकते हैं। लीगल असिस्टेंट इन एससी एंड एचसी एंड एससी, उसके लिए भी लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो बैठ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। सो द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवर्टाइजेज एवरी ईयर फॉर जॉब्स ऑफ लॉ क्लर्क एंड कम रिसर्च असिस्टेंट, तो उसके लिए भी आप लॉ ग्रेजुएट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट फॉर एलएलएम स्टूडेंट्स, एलएलएम के बाद यूजीसी नेट में अपीयर हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड कंपनी सेक्रेटरी सीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उस एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। यू आर एडवोकेट्स फॉर रिकॉर्ड इन एससी, इसके एग्जाम्स के लिए भी इस कॉम्पिटिशन के लिए बैठ सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्स हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जिनको टाइम टू टाइम वो चेक करते रहें, जो इनकी वेबसाइट्स हैं वहां जाकर के इनको देखें और देखने के बाद इन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं फॉर अ बेटर करियर ऑप्शन। अब हम लोग बात करेंगे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। जो लॉ कर रहे हैं उनका टारगेट होता है कि जुडिशियल एग्जाम्स में अपीयर हों, इसको पास करें और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि इस पे डालेंगे, इसका पैटर्न किस तरीके का होता है, इसके सिलेबस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, कितने जो है कितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं इसमें। तो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पोस्ट में क्या होता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, अपॉर्चुनिटी इन यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली एंड एक्स्ट्रा। एंड स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन इसमें होता है, प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं सबसे पहले और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेन एग्जाम्स होते हैं, और जो फाइनल राउंड होता है वो होता है इंटरव्यू का। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट उसके बाद ये जो है इंटरव्यू डिसाइड करता है आपके फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए। तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो एग्जाम होते हैं उसमें स्टेजेस जो होती हैं। द प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, जनरल नॉलेज का पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है लॉ का। तो दिस पेपर विल बी 150 मार्क्स एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन। एंड नंबर 2 फॉर लॉ स्पेशली और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, दिस पेपर विल बी 300 मार्क्स एंड 2 आवर ड्यूरेशन। ये दोनों पेपर होते हैं। उसके बाद सिलेबस फॉर द उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, पेपर 1 जनरल नॉलेज, दिस पेपर विल बी ऑफ 150 मार्क्स एंड 2 आवर्स ड्यूरेशन। दिस पेपर में इंक्लूड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी आप एनसीईआरटी जो बुक्स हैं क्लास 7 से आप उनको फॉलो करें, तो ये पेपर आप इजीली निकाल पाओगे। और एनसीईआरटी बुक्स फ्री में अवेलेबल हैं www.mysocialbliss.com पे, वहां पे आप जाके इसको पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन रीडिंग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो करंट नेशनल इश्यूज जो है, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस, इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, और इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में जानिए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। सो द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी सच दैट ए वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो इस एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लोग अवेयर होंगे, डेली के न्यूज़पेपर्स जो देखते होंगे या फिर करंट अफेयर्स हैं डिफरेंट। हम लोग आजकल इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल यूज करते हैं, हर चीज की खबर हमारे पास आ सकती है, तो इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम निकाल सकते हैं। डेली बेसिस पे जो करंट न्यूज होती हैं या डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गूगल से भी निकाल करके इनको पढ़ सकते हैं,
इनके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, सिलेबस फॉर यूपी जनरल सिविल जनरल जूनियर डिवीजन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 यानी जो ऑप्शनल लॉ का जो सब्जेक्ट है, दिस पेपर विल बी 300 मार्क्स इन 2 आवर्स ड्यूरेशन। सो इंडियन पेनल कोड के बारे में इसमें पढ़ते हैं, इसमें 511 सेक्शंस होते हैं प्लस केस लॉज जो हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे आपके पास। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें 167 सेक्शंस प्लस केस लॉज। सिविल प्रोसीजर्स जो हैं कोड उनके बारे में जानना है आपको, 158 सेक्शंस होंगे, 51 ऑर्डर प्लस केस लॉज। क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड है 484 सेक्शंस प्लस केस लॉज। एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 75 सेक्शंस प्लस केस लॉज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 495 आर्टिकल प्लस केस लॉज। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 137 सेक्शन प्लस केस लॉज। एंड जूरिप्रूडेंस एमसीक्यू होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें से 4 ऑप्शंस होते हैं, एक करेक्ट होता है, आपको एक चुनना पड़ता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी, उसके बारे में पढ़ना होगा। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो थॉरली इन चीजों को आप पढ़ेंगे, इन सब्जेक्ट्स को, तो आप पेपर 2 को लॉ को निकाल पाएंगे। उसके बाद सिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, द मेन एग्जामिनेशन फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर्स। इसमें 5 पेपर होते हैं। तो एक होता है जनरल नॉलेज का, दूसरा होता है लैंग्वेज का, उसके बाद लॉ के 3 पेपर होते हैं जिसमें सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर एंड एविडेंस, पैनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस के बारे में। तो 3 पेपर्स जो होंगे वो आपके लॉ से रिलेटेड होंगे, एक जीके से रिलेटेड होगा और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। तो 5 पेपर्स होते हैं मेन एग्जामिनेशन जो कि सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पेपर 1 जो जनरल नॉलेज होता है, दिस पेपर विल बी 200 मार्क्स एंड दिस पेपर में इंक्लूड अ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेटेड टू हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस. So the nature and standard of question in this paper will be such that as well as educated person will be able to answer them without any specialized स्टडी। तो अगर आप डेली बेसिस पे स्टडी करते हैं, अगर आपको आदत है कि आप रोज कुछ नहीं तो आप रीडिंग ही लगा लो, अगर आप रीडिंग भी लगाते हो 2 से 3 पेज भी, अगर आप अभी आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो या लॉ कर रहे हो, तो इन चीज़ों की आदत रखो कि डेली मुझे अपडेट होते रहना, जो करंट अफेयर्स हैं या डेली जो न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं या इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, तो उनके बारे में हम जानते रहे। बाकी जो ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी या इंडियन हिस्ट्री के बारे में एनसीईआरटी की बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, उनसे जो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो वहां से मिलती है वो हमें एग्जाम पास करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए इनफ होती है, सफिशिएंट होती है। उसके बाद आता है पेपर 2 लैंग्वेज का। दिस पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स, तो इट शैल कंप्राइज 4 क्वेश्चंस स्पेशलाइज हियर। सो एसे टू बी रिटर्न इन इंग्लिश, 60 मार्क्स के ऐसे आते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए। इंग्लिश प्रेसिस राइटिंग, और उसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आएगा। एंड ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। सो प्रेसिस भी लिखने के लिए आएंगे आपको, और आपके पास आएंगे एसे लिखने के लिए जो कि 60 मार्क्स का होगा। प्रेसिस भी आपके 60 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन जो होंगे वो 40 मार्क्स के होते हैं। तीसरा पेपर आपका होगा लॉ का, जो कि आपका स्पेशल लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। सो सब्सटेंटिव लॉ जो होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। दिस पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स। द क्वेश्चन सेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आपका सब्सटेंटिव लॉ का पेपर, उसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, so the law concerning easements and the torts, the law relating to the transfer and of property, including the principle of equity, specifically applicable to the principle of equity, and special reference to the law of trust and specific relief से related पेपर होंगे। हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम लॉ से रिलेटेड पेपर होंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शैल बी द क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलोन। सिर्फ 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स से वो अलोन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से होते हैं।
तो इनकी थॉरली स्टडी जो है आपको जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है पेपर 4 जो होता है लॉ 2 यानी प्रोसीजर एंड एविडेंस से रिलेटेड जो पेपर होता है। तो दिस पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स। क्वेश्चन सेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय द लॉ ऑफ evidence, the criminal procedure code and the code of civil procedure including the principle of pleading. So the question set will be relate mainly to the practical matters such as the framing of charges and issues, the methods of dealing with the evidence of witness, of writing of judgment and the conduct of case generally, but will not be restricted to them. तो ये पेपर जो होते हैं वो आपके एविडेंस से रिलेटेड हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स से, कोड से एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स से, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड पेपर्स होते हैं। पेपर 5 जो होगा वो लॉ 3 यानी पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ से रिलेटेड पेपर होते हैं। दिस पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स। क्वेश्चन सेट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय द इंडियन पेनल कोड, द उत्तर प्रदेश जमींदारी सिस्टम अबोलिशन, जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 एंड उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 एंड यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट एंड यूपी पंचायत राज एक्ट and UP Consolidation of Holding Act, UP Urban Planning and Development Act 1973 together with rules framed under the aforesaid acts. An answer to the question of local laws will be compulsory, जिसमें जो लोकल लॉज के जो आंसर्स होंगे वो क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपल्सरी होंगे। तो क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पेनल लॉज विल बी द 50 मार्क्स एंड वेयर एज दैट ऑफ रेवेन्यू एंड लोकल लॉज विल बी ऑफ 150 मार्क्स के। इस तरीके से डिवाइड किया उन्होंने पेपर्स को। उसके बाद अगर आप इन एग्जाम्स में आई होप कि अपियर हो जाते हैं अपनी सारी तैयारियों के साथ, फिर आप पहुंचते हैं इंटरव्यू राउंड पे। तो इंटरव्यू राउंड जो होता है विल बी ऑफ 100 मार्क्स। द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज विल बी टेस्टेड विद रेफरेंस टू हिज मेरिट, गिविंग ड्यू रिगार्ड टू हिज एबिलिटी, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एंड फिजिक। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड की जाती है, उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में जो होते हैं उसमें द कैंडिडेट्स विल हैव ए चॉइस टू आंसर जनरल नॉलेज एंड लॉस पेपर इधर इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेजेस में उसको आजादी होती है कि वो अपने आंसर को दे पाए जिसमें भी वो कंफर्टेबल हो। सो द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज टू कॉल फॉर इंटरव्यू एनी कैंडिडेट हु हैज नॉट ऑब्टेन सच मार्क्स इन द लॉ पेपर एज टू जस्टिफाई सच रिफ्यूजल। तो उनके हाथ में है, कमीशन के हाथ में है कि वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं, इंटरव्यू पे नहीं भी बुला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मार्क्स मिलते हैं आपको रिटन पेपर्स में, उसके बेसिस पे वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन पेपर्स एंड द कैंडिडेट्स प्लेस विल डिपेंड ऑन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। तो उन दोनों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किस कौन सिलेक्ट किया जाएगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपकी बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं लॉ से या जुडिशियल पेपर से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो दूर हुए होंगे। बाकी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी करियर से रिलेटेड हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों, आपकी लाइफ से रिलेटेड हों, टाइम टू टाइम मैं अपडेट्स आपको उनकी देती रहूंगी। लेकिन इसके लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना ना भूलिए और आपके सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।